हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ TG2 का पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या पूछ रहा है ये, आप कोरोना प्रभाव को कैसे कम कर सकते हैं। देखिए कोरोना प्रभाव क्या होता है पहले वो समझा है। कोरोना प्रभाव क्या होता है, जो हाई टेंशन लाइन होती है, जो बड़ी बड़ी हाई टेंशन लाइन जाती है, उसमें आप रात के अंधेरे में देखोगे तो उसमें कुछ आसपास नीली नीली जो है लाइट निकलती हुई दिखेगी, जो कि कोरोना कहलाती है। और ये लाइट जो होती है ये डिस्चार्ज होती है, लाइन जो है वही हाई वोल्टेज की वजह से जो हवा में डिस्चार्ज होती है लाइट, है ना, उसी को ये कोरोना दिखाती है। इसको देखिए कम करने का तरीका ये है कि इनके कंडक्टर्स में जो दूरी होती है आपस में, इन दो कंडक्टर की जो दूरी है या तो इन्हें बढ़ाया जाए, ठीक है। इसके अलावा जो ACSR कंडक्टर होते हैं, एल्युमिनियम कंडक्टर, स्टील रिइंफोर्स, इनकी क्वालिटी को बेटर किया जाए, ठीक है। जितना ज़्यादा ये स्मूथ होगा तार, उतना ही कम कोरोना इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगला सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, रेजिस्टेंस निकालने को दिया हमें। रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, देखिए लाल रंग, पीला रंग और भूरा रंग, ठीक है। तो लाल माने 2, ठीक, पीला माने 4, और उसका जो है मल्टीप्लायर हो जाएगा, मल्टीप्लायर 10 कर देंगे। मल्टीप्लायर किससे हो रहा है, ब्राउन से, ठीक है। तो ब्राउन माने 1 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर आया 2, 4, 1, 10। अब इसमें दिया आखिरी कौन सा रंग दिया है, देखिए सुनहरा रंग के क्रम में है, तो रंग कोडिंग, अब सुनहरा रंग की कोडिंग में आखिरी हमारा सुनहरा है यहाँ पे, तो इसमें 5% का टॉलरेंस डाल देंगे, ठीक है। अगला सवाल क्या पूछ रहा है, दो प्रत्यावर्ती के अनुसार के लिए प्रमुख शर्तें क्या है। देखिए अल्टरनेटर्स जो होते हैं या जनरेटर्स हैं, अल्टरनेटर्स हैं या ट्रांसफार्मर है, इनको ये पूछ रहा है कि इनको आपस में अगर जोड़ना है, एक साथ दोनों को अगर कंबाइन करना है और एक साथ चलाना है, तो उसके लिए क्या शर्तें। देखिए उसमें मुख्य 3 शर्तें होती हैं। पहला है कि दोनों का वोल्टेज समान निकले, अगर यहाँ 200 आ रहा है तो यहाँ पे भी 200 आए। उनके बाद दोनों की फ्रीक्वेंसी समान हो, 50-50 की हो, मतलब दोनों एक ही रफ्तार पे घूम रहे हो। और अगला जो मुख्य है वो है तीनों फेज, जो फेज होता है RYB, ये तीनों एक समान हो, क्योंकि R में जुड़े, Y में और B में, ऐसा ना हो कि ये दोनों बदल जाए तीनों। तो ये मुख्य शर्तें हैं जो कि किसी अल्टरनेटर या ट्रांसफार्मर को आपस में जोड़ने के लिए कार्य करती हैं। अगला है, देखिए इसमें दिया है, निम्न में से कौन उपकरण इलेक्ट्रीशियन के टूल किट में नहीं होता। देखिए ये वाइज है, वाइज हमारे इलेक्ट्रिकल का यूज़ नहीं, ये मैकेनिकल यूज़ में किया जाता है। अगला है, फ्यूज़ तार में डैश प्रतिरोध होती है, निम्न होना चाहिए, वोल्टेज जो है इसमें बहुत कम जो है प्रतिरोध होना चाहिए, एक बहुत आसानी से ये गल जाना चाहिए, ठीक है। जो फ्यूज़ के तार होते हैं उनका प्रतिरोधकता भी बहुत निम्न होती है और उसमें गलनांक भी बहुत निम्न होता है। अगला, विद्युत इंडक्शन सर्किट में डैश पावर होती है। देखिए विद्युत इंडक्टिव सर्किट जो होता है उसमें पावर, वोल्टेज और पावर, देखिए दोनों में 90 डिग्री का फ़र्क है, तो इसमें हमेशा शून्य रहती है, वोल्टेज और पावर हमेशा शून्य रहती है। ये इंडक्शन का काम क्या है, ये आपको जो है करंट को रोक के चलता है, एक चीज़ को पीछे, लैग और लीडिंग जिसे कहा जाता है। इसमें वोल्टेज पीछे रहता है और करंट आगे रहता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो पावर होती है वो शून्य होती है इंडक्टर्स में। अगला है, निम्न में से किस जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज शून्य होती है जब वह बिना किसी लोड के चल रहा हो। देखिए सबसे जीरो लोड की जो जनरेटर्स होती है वो तभी होती है जब उस पर कोई लोड ना हो, और वो हमारी सीरीज माउंट जनरेटर हो। जब तक इस पर लोड नहीं डाला जाएगा तब तक इसमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस नहीं होती, और जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होती तो इसको चलाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो सीरीज माउंट जनरेटर जो होता है इसी पे जो है लोड पे डाल के ही इसे चलाया जाता है, बिना लोड के नहीं। अब रंग कोटिंग प्रतिरोध में सोने का रंग, देखिए अभी ऊपर मैंने दिखाया, सोना जो है 5% के उस पर रहता है, प्लस या माइनस टॉलरेंस जिसे कहा जाए। टॉलरेंस का मतलब होता है कि 5% ऊपर और 5% नीचे इसे ले जाया जा सकता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती। एक प्रतिक्षेप स्टार प्रेरक मोटर एक डैश होता है। देखिए स्टार प्रेरक मोटर क्या होता है, वो कैपेसिटिव स्टार्ट इंडक्शन मोटर होता है ना। एक फेस का AC मोटर होता है जो कैपेसिटिव से स्टार्ट होता है, जो हमारे घरों में पंखे होते हैं। अगला पूछ रहा है, द यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट हमें पता है वेबर होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, और भी देख लिया जाए इसमें। हेनरी किसका इलेक्ट्रिक इंडक्टेंस का है, और टेस्ला क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का होता है टेस्ला। ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट का मान देखिए 2 से 5% इसलिए होता है कि ट्रांसफार्मर जो है अगर नहीं भी इस्तेमाल कर रहे हैं आप, इस पर कोई लोड नहीं डालेंगे, तो भी ये खुद को चलाए रखने के लिए 2% से 5% तक का करंट ये
लेगा। इसकी खुद की भी कुछ क्षमताएं होती हैं जो अपने वाइंडिंग को ये गर्म करने के लिए, चालू रखने के लिए इतना % करंट लेता रहता है। ठीक है। निम्न में से किस मोटर का कम लाभ में रखरखाव, देखिए इस सवाल पूछ रहा है कि सबसे कम रखरखाव की किस मोटर को ज़रूरत पड़ती है। ये एक ऐसा मोटर है जो आपको हर जगह देखने को मिलेगा। ये है इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर सबसे सस्ते में और सबसे कम रखरखाव में कई सालों तक बिना किसी परेशानी के चलता रहता है। अगला हमारा जो है क्वेश्चन ये पूछ रहा है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का रूल। देखिए दाएं हाथ का रूल हमेशा जनरेटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, राइट हैंड रूल। जनरेटर में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें 2 रूल्स हैं, एक होता है मोटर के लिए, एक होता है जनरेटर के लिए। तो जनरेटर हमें ये बताता है कि इसकी मोशन किस तरफ है, ये ऊपर की तरफ घूम रहा है इस अंगूठा, इसकी ये अभी अंगूठा इस तरफ घूमेगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी जो वो इस तरफ होगी, ये बता दी। और इसकी जो करंट आ रही है, डायरेक्शन ऑफ करंट, वो इधर से आएगा। ठीक है। ये 3 उंगलियां हमें इधर से, मतलब ये हमारे सामने की तरफ हो जाएंगी, इस तरह से आ रही है। तो ये हमें ये बताता है कि प्रेरित ईएमएफ की दिशा बताते हैं, ये हमें ईएमएफ की दिशा बताता है कि किस तरह से बन रहा है। अगला सवाल क्या पूछता है, अगला सवाल पूछ रहा है यदि एक प्रेरक मोटर को पोल को दोगुना कर दे तो इसकी गति क्या होगी। देखिए पोल्स को अगर आप बढ़ाते हैं, किसी भी मोटर में अगर पोल को बढ़ाया जाए तो उसकी रफ्तार हो जाएगी स्लो और उसका टॉर्क हो जाएगा ज़्यादा, मतलब वो ज़्यादा क्षमता लेके चल पाएगा लेकिन उसकी रफ्तार हो जाएगी धीमी, गति आधी हो जाएगी। ठीक है। अब बिजली की गति यहाँ पे है 1,86,000 हमारे इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड होती है। अगला सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, ये है इकोनोमाइजर। देखिए आप इकोनोमाइजर होता है क्या है पहले ये समझा जाए। इकोनोमाइजर जो है हमारी जो ताप संयंत्र होता है, जो बिजली बनाने के लिए कोयला जलाकर भाप से बिजली बनाई जाती है, उसके सर्किट में एक इकोनोमाइजर करके होता है जिसमें पानी जो है, जब यहाँ से पानी हमारे पास यहाँ पे आता है और बॉयलर में जाने से पहले ही इसको गर्म कर दिया जाता है, लगभग 800 फ़ारेनहाइट पे या कुछ 100 डिग्रियों पे इसे पहले ही गर्म कर दिया जाता है भाप की मदद से। जो चिमनी से भाप निकल रही थी, आग से भाप निकल रही थी, उसी की वजह से इसको गर्म कर दिया था। उसके बाद जब हम इसे जो है उसमें डालते हैं जो है बॉयलर में, तो ये इतना ऑलरेडी इतना गर्म होता है कि तुरंत भाप बनने लगता है, प्रेशर बढ़ा देता है। ये जो है बॉयलर में इस्तेमाल किया जाता है और इसका नाम है इकोनोमाइजर। अगला सवाल देखिए साफ संयंत्र हो या फिर आपका हाइड्रोलिक संयंत्र हो या फिर आपका जो है न्यूक्लियर संयंत्र, इन सब के फोटोज़ को आप अच्छे से याद कर लो, इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले टूल्स को भी याद कर लें। अगला सवाल क्या पूछा है, BIS के अनुसार एक लाइट फेज के ऊपर अधिकतम पॉइंट कितने होंगे। देखिए 10 होते हैं एक लाइट और फेज के लिए, ये BIS का रूल के अनुसार है। अल्टरनेटर की रेटिंग हमेशा KVA में की जाती है। अल्टरनेटर होता है या ट्रांसफार्मर्स होता है, KVA में रेटिंग की जाती है। KVA ये बिजली देने वाले उपकरण हैं, देने वाले उपकरणों को KVA में रेटिंग की जाती है। अगला है काम के लिए वॉइस का चयन डैश पर निर्भर करता है। देखिए जॉब पे निर्भर करता है। जो अभी आपको जो मैंने एक फिगर दिखाया जिसमें जो है दीवार उसमें टेबल में बना हुआ रहता है, इसमें कुछ भी पकड़ बना के खोलने या बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अगला जो है DC मोटर स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए DC मोटर स्टार्टर हमारे मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर। ठीक है। इनका इस्तेमाल क्या होता है, शुरुआती करंट को कम करना। DC मोटर में स्टार्टर्स जो लगे होते हैं वो शुरुआती करंट को कम करते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं शुरुआत में। अगला क्या है, पूरे अंतराल वाइंडिंग में। देखिए इसमें वाइंडिंग को पूछा जा रहा है कि कॉइल अंतराल और पोल अंतराल। तो कॉइल और अंतराल और पोल अंतराल के बीच क्या संबंध है। देखिए कॉइल अंतराल और पोल अंतराल जो है वो एक दूसरे के समांतर होते हैं। जिसको फुल पिच कॉइल कहा जाता है। फुल पिच का है क्यों कहते हैं, इसमें जो है कॉइल का जो दूरी होती है और पोल की जो दूरी होती है वो दोनों बराबर होती है और ये एक बराबरी में ही वाइंडिंग की जाती है इसकी, इसलिए। तो इसका सही आंसर है कॉइल अंतराल एवं पोल अंतराल। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि हमारे पास 1.5 वोल्ट की 6 बैटरियां हैं। इन 6 बैटरियों में से केवल एक सेल जो है विपरीत दिशा में जुड़ा है, बाकी सारी बैटरियां सीरीज़ में जुड़ी हैं। तो यहाँ हमने देख लिया कि ये 1 बैटरी हो गई, ये 2 बैटरी हो गई, ये 3 बैटरी हो गई, ये 4 बैटरी हो गई। तो ये चारों बैटरियाँ तो सीरीज़ में जुड़ी हैं, पर ये 5वीं और ये 6ठी बैटरी, ये और ये एक दूसरे को
न्यूट्रल कर देगी, जीरो हो जाएगी, 1.5 वोल्ट बन के जीरो बन जाएगा, या एक दूसरे को माइनस कर देगा, तो हमारे पास एक्चुअल वोल्ट बचा खाली 6 वोल्ट। अगला सवाल क्या पूछ रहा है, BIS के अनुसार किसी भी संस्थान में अधिकतम डैश लीकेज, देखिए लीकेज करंट जो होता है 0.005 जो है 0.005 मिली एम्पियर होता है, मतलब 1/5000 होना चाहिए कि हमारे सर्किट में कम से कम इससे ज़्यादा करंट नहीं जा सकता अर्थ में, ये BIS का नियम कहता है। DC जनरेटर की बॉडी देखिए कास्ट आयरन और कास्ट स्टील से बनाई जाती है, ढलुआ लोहा और ढलुआ इस्पात, कास्ट आयरन और कास्ट स्टील से। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इसकी एक तो मजबूती बढ़ जाती है और ये मैग्नेटिक फ्लक्स को मोटर में दौड़ाने में सहयोग करता है, इसलिए इस चीज़ का बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा, आमतौर पर डीजल विद्युत उत्पाद संयंत्र, देखिए डीजल से चलने वाले जो बिजली बनाने के जितने भी जनरेटर्स हैं वो कितने से कितने में आते हैं, देखिए वो 0.5 kVA से लेकर 110 kVA तक के आते हैं। ये सिंगल फेज भी होते हैं और 3 फेज भी होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कम्यूटेटर में देखिए इस्तेमाल किए जाने किस तरह की सामग्री जो है, इनको इंसुलेशन के लिए इस्तेमाल, देखिए इसके बीच में जो है ऐसे ऐसे आप देखेंगे माइका का इस्तेमाल किया जाता है, बीच में लगा है माइका, ठीक है। इसको बॉडी को इंसुलेट करने के लिए माइका का इस्तेमाल, आप वाइंडिंग्स में भी देखेंगे तो माइका ही इस्तेमाल होता है पंखों में, है ना। तो इसको हम लोग माइका भद्र इंसुलेशन कहते हैं, अभ्रक इंसुलेशन, ठीक है। तो ये माइका इस्तेमाल का, तो स्लिप रिंग में भी इसी का इस्तेमाल किया जाता है और अन्य जितनी भी वाइंडिंग्स होती हैं माइका ही इस्तेमाल किया जाता है। अगला हमारा सवाल है, AC सर्किट में पूर्ण प्रतिरोध R कहा जाता है। पूर्ण प्रतिरोध माने पूरी तरह से जो करंट को रोकता है AC सर्किट में, उसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस प्रतिबाधा। अगला सवाल क्या पूछ रहा है, BIS के अनुसार इमारतों और भू इलेक्ट्रिक के बीच में, देखिए ज़मीनों में और जो हमारी बोर्ड होते हैं किसी भी घर में, तो उसकी ऊंचाई का मानक पूछ रहा है, उसकी ऊंचाई का मानक होता है 1.5 मीटर, ये मानक है BIS के अनुसार ज़मीन से बोर्ड की ऊंचाइयों का। अगला सवाल क्या पूछा, 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज वाली तुल्यांकित मोटर की तुल्यांकित गति निकाली। देखिए इसमें तुल्यांकित गति निकालना बहुत ही सरल है, और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सीधा सा पता है कि 2 पोल रहेगा तो 3000 की स्पीड पे चलेगा, और पोल अगर 4 हो जाता है तो वो आधी स्पीड। तो यहाँ हमें पता है कि 4 पोल हो गया तो ऑलमोस्ट 1500 की स्पीड ही ये लेके चलेगा, पर इसे निकालना है तो ऐसे देखिए 3 फेज है तो 3 फेज 120 डिग्री पे होते हैं, और इनको अगर 4 से भागा कर दिया जाए 4 पोलों से, तो हमारा आंसर आएगा कुछ 30। अब इस 30 को गुणे 50 कर दिया जाए तो हमारा आंसर होगा 1500, ठीक है। तो ये हमारा निकालने की विधि है। अगला सवाल क्या पूछ रहा है, किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए किया जाता है। वोल्टेज स्टेबलाइजर में हमेशा ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है। हमें पता है कि जितने भी स्टेबलाइजर्स होते हैं वो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, और इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को देखिए, सेकेंडरी वाइंडिंग पे लोड होता है और यही इसे कंट्रोल करती है, ठीक है दोस्तों। तो अगला जो है वीडियो हम आपके लिए को जल्दी लाएंगे, इस पर ज़रूर आप बताइए कैसा लगा आपको। धन्यवाद।